Hello students, welcome back. Today in this video we will learn about the ideas of Robert Owen, Louis Blanc and Karl Marx. In previous video we saw how socialism attracted a widespread attention. कैसे धीरे धीरे सोशलिज्म जो था वो अपनी जड़ें जमा रहा था, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म जो था वो वर्किंग क्लास को फेवर कर रहा था, वो चेंज मांग रहा था। और कैसा चेंज? जहां कंजर्वेटिव्स जो पावर ओनर्स थे वो पावर को छोड़ें और उसे कॉमन पीपल को, इंडिविजुअल को इक्वलिटी के साथ डील किया जाए, ऐसी फीलिंग सोशलिज्म जो है वो स्प्रेड कर रहा था। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्टली जनरली वर्किंग क्लास, दे लाइक्ड इट। अब ये जो सोशलिज्म है, डिफरेंट जो सोशलिस्ट हैं, डिफरेंट थिंकर्स, फिलोसोफर्स, दे इंटरप्रेट दिस टर्म इन देयर ओन वे। अलग अलग फिलोसोफर अलग अलग समय में अलग अलग तरह से इस सोशलिज्म को डिफाइन करते रहे हैं, इसकी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहे हैं। सम sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। कुछ जो थे वो इस फेवर में थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, और कम्युनिटी बनी भी यूएसए में, जिसको हार्मनी इन इंडियाना इस नाम से जानते हैं। तो कौन थे वो लोग जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे? उनमें सबसे पहला नाम अगर जो आता है वो रॉबर्ट ओवेन का है। हु वॉज ही? ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने 1771 से 1858 तक वर्क किया, इंडस्ट्री सेटअप की, मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। एंड ही बिलीव्ड इन द आइडियाज़ ऑफ कोऑपरेटिव्स। इन्होंने कोऑपरेटिव्स की आइडिया को एम्फेसिस दिया, उसे प्रमोट किया। ये कोऑपरेटिव्स क्या होता है? इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये लोगों का ग्रुप होता है, उनका समूह होता है, वर्किंग टुगेदर, जो साथ साथ काम करते हैं। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। और जो प्रॉफिट होता है, एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे? उनको वो फैक्ट्रीज में वर्कर्स को वर्क देते थे। उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, मशीन्स सेटअप कर दी, जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी। लेकिन प्रोडक्टिव फैक्टर कौन थे? वो वर्कर्स थे। वो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, उन चीज़ों को सेल करके इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिट गेन करते थे। फेयर शेयर नहीं था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जब रॉबर्ट ओवेन ने कोऑपरेटिव्स की बात की तो इन्होंने बताया कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। एक काम को करने में हर तरीके के स्किल की नीड होती है, तो जिस मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है उस प्रोडक्शन में, अकॉर्डिंगली उनका प्रॉफिट उन्हें मिल जाना चाहिए। और ओनली थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव, हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, कोई किसी को माइंड ना करे, कोई किसी को रेगुलेट ना करे। सबको अपने अपने वर्क पता होने चाहिए, अपनी अपनी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, अपने स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो लोग अपने अपने टास्क को अकम्प्लिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फाइनली समाज हमारा रन करेगा। कोई किसी के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की जो एफिशिएंसी होगी वो उसी फील्ड में अपने वर्क को अकम्प्लिश करने की कोशिश करेगा। और हर व्यक्ति अलग अलग स्किल का मास्टर होता है, अलग अलग उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका टैलेंट होता है। तो जब हर व्यक्ति अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो कोई दूसरे को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और इस तरह से एक अच्छी सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो वर्क करेगी। ये किसका मानना था? ये मानना था रॉबर्ट ओवेन का। मतलब ये इंडिविजुअल के एफर्ट को एम्फेसिस देते थे, उसे इंपॉर्टेंस देते थे। अब देखते हैं हम लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक, इन्होंने 1813 से 1882 तक वर्क किया। ही सपोर्टेड गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, ये भी कोऑपरेटिव्स के सपोर्ट में थे और ओवेन भी कोऑपरेटिव्स के सपोर्ट में थे। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये था कि ओवेन का कहना था कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट शेयर उसे मिल जाएगा। इनका कहना था, लुइस ब्लैंक का कहना था कि कोऑपरेटिव्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। किस काम के लिए? टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज। मतलब कैपिटलिस्ट का विरोध ये भी करते थे, ये भी मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, लेकिन ये इंडिविजुअल को प्रमोट ना करके ये गवर्नमेंट को इनकरेज करते थे कि गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए कोऑपरेटिव्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट द कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को आगे बढ़ कर के आना चाहिए और कोऑपरेटिव कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, उसमें गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की देख रेख में, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये काम किया जाना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में कि जो ओवेन है वो इंडिविजुअल के इनिशिएटिव को एम्फेसिस देते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, और जो लुइस ब्लैंक हैं इनका मानना है कि कोऑपरेटिव्स को रन करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो फिलोसोफर और ग्रेट थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये हैं कार्ल मार्क्स, बेसिकली ये जर्मनी से थे और इन्होंने जो सोशलिज्म के जो आइडियाज़ चले आ रहे थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने मिल करके क्या किया कि ऐड ऑन किया, दे एडेड सम मोर आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने जो बेसिकली बहुत लंबे समय से जो पहले से सोशलिज्म की आइडियाज़ आ रहे थे उनमें और ऐड ऑन कर दिया, अपने व्यू को भी उसमें ऐड कर दिया। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स, ये जो पॉइंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के कंबाइंड प्लान है। ये उन दोनों ने मिल करके इन पॉइंट्स पर अपने व्यू दिए हैं, ये अकेला कार्ल मार्क्स का नहीं है। ये दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे। कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल राइटर थे और दोनों ने मिल करके इतनी अच्छी बातें लिखी, इतना ज़्यादा सोशलिज्म के बारे में लिखा कि रशिया में रिवॉल्यूशन आ गया, लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इनकी राइटिंग से। तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। इनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है ना, वो कैपिटलिज्म पर बेस्ड होती है। और कैपिटलिज्म क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर की हूँ, अभी मैं फिर क्लियर कर दे रही हूँ आपको। कैपिटलिज्म इस थ्योरी पर वर्क करता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है और बिल्कुल लेस शेयर देना है वर्कर्स को। ये हम उस समय की बात पढ़ रहे हैं, आज के समय की बात नहीं है ये। आज समय बहुत बदल चुका है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने वर्क रिसोर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये बात हम कर रहे हैं ड्यूरिंग 1917 और बिफोर दैट। ठीक है, तो ये जो कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, इनका सिर्फ एक मोटिव, एनी हाउ टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स प्रोड्यूस द प्रॉफिट्स। कार्ल मार्क्स का मानना था ये कि कैपिटलिस्ट कुछ विशेष काम नहीं करते हैं, बस वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फैक्ट्रीज में, मशीन इस्टेब्लिश कर देंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये वर्कर ही हैं जो कि प्रॉफिट बनाते हैं अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। क्योंकि अगर इन मशीन को हम रख दें, इस्टेब्लिश कर दें और वहाँ कोई वर्क ना हो, तो क्या वहाँ वो मशीन्स हमारे लिए प्रॉफिट लेकर आएंगी? आप सबका रिप्लाई होगा नो। जब तक उन मशीन का यूज़ नहीं होगा, जब तक हम उनसे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो मार्केट तक नहीं पहुंचेंगी, लोग उन्हें खरीदेंगे नहीं, तब तक प्रॉफिट कहाँ से आएगा? और इन सारी प्रोसेसेस में कैपिटलिस्ट का नहीं, इन वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट जो प्रोड्यूस करने का काम है वो वर्कर करते हैं।
but the profit goes into the hands of factory owners and the condition of workers remains same, poor and miserable. कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जो प्रॉफिट बनाता है उसी को प्रॉफिट का फेयर शेयर नहीं मिलता, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो सारा प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, और इन वर्कर्स की कंडीशन सेम रहती है। ये अपना लिविंग स्टैंडर्ड कभी रेज नहीं कर पाते, इनके लाइफ में कभी बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज डेवलपमेंट नहीं आ पाता, ये पुअर और मिजरेबल लाइफ जीने के लिए ही मजबूर रहते हैं। मार्क्स बिलीव दैट द वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स का ये मानना था कि वर्कर्स अगर खुद को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी सेटअप करें। एक सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। कैसे बनेगी ये सोसाइटी, वर्कर्स को क्या करना चाहिए इस सोसाइटी के लिए, उसका सोल्यूशन भी दिया है इन्होंने। बाय ओवरथ्रोइंग द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली, एंड दैट वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कैसे करेंगे वर्कर्स? इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को ओवरथ्रो करना होगा, मानने से इनकार करना होगा, डिफाई करना होगा उनको, और उसके साथ जब उनको डिफाई कर देंगे, उन्हें नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेंगे। कैसा कंट्रोल? सोशली, सबका इक्वल राइट होगा, एंड दैट वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और जिस दिन ये ऐसा कर देंगे उस दिन एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट नया टर्म आ गया हमारे लिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो कैपिटलिज्म से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, और अभी जो हम कम्युनिस्ट पर आकर पहुंचे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कवर किया है सोशलिज्म के थ्रू। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सोशलिज्म है। मतलब कैपिटलिज्म से हम चले, सोशलिज्म के रास्ते को हमने फॉलो किया, और अब हम पहुंच गए हैं कम्युनिज्म की तरफ। और रशियन रिवॉल्यूशन में भी यही कोशिश की गई है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को मैनेज करे, और फिर वहाँ कैसे कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई। रशियन रिवॉल्यूशन में कार्ल मार्क्स के राइटिंग्स का, उनके व्यूज़ का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इनकी राइटिंग्स के बाद ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। So this was all about today's video. In our next video, we will come to know about support for socialism and the Russian Revolution. आज के लिए इतना ही। I hope कि आपको ये सारे points clear हुए होंगे। Thanks to everyone.